સાથે આજે છે નિતારા કંપનીના હેડ સુશીત કૌશિક સાહેબ, જેઓ એક આ નિતારા કંપની દ્વારા પશુપાલકોને જાગૃતિ માટેની આ એક એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પશુપાલકો સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક પ્રોજેક્ટ છે નિતારા કંપનીનો. અને નિતારા કંપની દ્વારા પશુપાલકોને વધુમાં વધુ માહિતગાર કરવા માટે આપણી સાથે કૌશિક સાહેબ જોડાણા છે, હેડ છે, જેઓ પ્રોજેક્ટ હેડ છે. તેમનો નિતારા કંપનીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવો છે કે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી કૃમિકરણ, રસીકરણ, મસ્ટાઇટિસ, પશુપાલન જાગૃતિ અને નસલ સુધારા જેવા ઘણા બધા રોગો પશુપાલનની અંદર આવે છે અને એ રોગોની અંદરથી પશુપાલકોને કઈ રીતે ફાયદો થાય તે માટે આપણે વાત કરીએ. જી નમસ્કાર. નમસ્કાર સર. આપણને આ વિસ્તારની અંદર ખૂબ પશુપાલકો છે, સારા તબેલા આવેલો છે, નસલ સુધારાની પણ આ વિસ્તારની અંદર ખૂબ જરૂરી બાબત છે. તો તમે મને કૃમિકરણ વિશે આ વિસ્તારના ખેડૂતોને માહિતી આપો. सर नमस्कार, मेरा नाम सुशीत कौशिक है और मैं नितारा कंपनी से हूँ. तो सर नितारा कंपनी जो है वो किसानों के लिए काम करती है, क्योंकि पशुपालक का बच्चा पशुपालन नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है घाटे का सौदा है. नितारा कंपनी चाहती है कि पशुपालक का बच्चा भी पशुपालक बनने के बारे में सोचे और उसको ऐसा इस पशुपालन के धंधे को भी ऐसा बनाया जाए कि ये फायदे का धंधा है. इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. पशुपालन पीछे क्यों है? क्योंकि पशुपालक को कुछ जो हमारी अत्याधुनिक तकनीक है उनकी जानकारी नहीं है और उस जानकारी को पशुपालक तक पहुंचाने के लिए नितारा एक अपने ऐप के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से काम कर रही है, जिसमें सर हम किसानों को बताते हैं कि सबसे पहले नस्ल सुधार कैसे करना चाहिए और नस्ल सुधार करने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमारे ऐप के माध्यम से भी पता चलती हैं. और हमारी टीम गांव-गांव जाके किसान संगोष्ठी करके लोगों को बताती हैं कि सीमन कैसे देखना चाहिए, सीमन की क्या पहचान है और सीमन का क्या क्या लिखा होता है. और हमारे ऐप के माध्यम से भी सीमन का फोटो लेके उसकी जन्म कुंडली निकल सकती है कि वो सीमन किस बुल का है, उसकी माँ ने कितना दूध दिया था. ये सारी चीज़ें हम ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं. સર, આ વિસ્તારની અંદર પશુપાલકો ખૂબ છે, ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર પશુપાલન કરે છે. તો આ વિસ્તારના લોકોને કઈ રીતે કૃમિકરણ કરવું જોઈએ, ક્યારે કરવું જોઈએ અને કઈ સમયની અંદર કૃમિકરણ વર્ષની અંદર કેટલી વખત કરવું જોઈએ? सर आप पशुपालन की इस विस्तार में पशुपालन की बात करोगे तो सर मैं गुजरात में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. आप आनंद खेड़ा वडोदरा उस तरफ की तरफ जाओगे तो पशुपालन बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ अमूल ने बहुत अच्छी जागृति फैलाई है और लोगों तक पहुँचे हैं वो लोग, तो सब कुछ उन्होंने सिखाया है. यहाँ थोड़ी सी कमी रही है जो लोगों के पास कोई सिखाने वाला नहीं था, तो ये नितारा उस कमी को दूर करने के लिए आया है. लोगों को पता नहीं है कि हमें समय सार कब कृमिकरण करना चाहिए. सच्चाई ये है कि हमें कृमिकरण 3 महीने में एक बार जरूर करना चाहिए और अलग अलग साल्ट्स के साथ करना चाहिए. हर बार हमें एक दवाई नहीं देनी चाहिए, तो ताकि वो उसको जो अंदर उसके क्रोमी है वो उसके रजिस्ट ना करे. तो हमारी टीम हर मीटिंग में, हर गांव में, हर किसान को वो पूरा प्रोटोकॉल समझाती है कि कृमिकरण कैसे करना चाहिए और कौन सी दवाई किस समय पे देनी चाहिए, ज्ञापन पशु को कौन सी दवाई देनी चाहिए और ज्ञापन नहीं है तो कौन सी दवाई देनी चाहिए. જી સર, રસીકરણ ક્યારે અને ક્યારે કરવું જોઈએ? हाँ सर, रसीकरण एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में किसानों को नहीं पता. और रसीकरण में किसान की सोच, मैं इस विस्तार की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत में किसान की सोच है कि अगर सरकार लगवाएगी, फ्री में लगे तो वो रसीकरण कराएंगे, खुद रसीकरण नहीं कराते. जबकि बहुत छोटी सी कॉस्ट में हम रसीकरण कर सकते हैं. जैसे हम FMD की बात करें, खरुआ बोलते हैं उसको यहाँ पे, फूट एंड माउथ डिसीज, वो 6 महीने में एक बार हमारा रसीकरण होता है. किसान कराता है तब अगर गवर्नमेंट कराती है, लेकिन अगर हम खुद ही उसको करा लेंगे तो हमारा पशु FMD होने से बच जाता है. अगर हम कुछ पैसे के लालच में वैक्सीन नहीं कराएंगे FMD को और FMD हो गया तो हमारा पशु बिल्कुल बेकार हो जाता है. तो हमें समय साथ FMD का और ब्रूसेलोसिस का, इन सब के वैक्सीनेशन हमें कराने चाहिए. जैसे सर ब्रूसेलोसिस एक समस्या है जिसमें कोई भी पशु जो है वो लास्ट के 3 महीने में तरवा जाता है, बच्चा गिरा देता है. जबकि अगर हम उसका एक वैक्सीनेशन लगता है जिंदगी में एक बार, जब बच्ची काफ, फीमेल काफ जो होती है वो 4 महीने से 8 महीने के बीच की होती है, तो एक बार लगने के बाद ये सारी समस्या
खत्म हो जाती है। तो हम थोड़े से पैसे के लालच में फ्री का वेट ना करें और हम सारे वशीकरण वो हम खुद से कराएं। और हमारे ऐप पे जितने भी वशीकरण होते हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं, वो सब उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी हमारा ऐप देता है। સર અહીંના વિસ્તારની અંદર ખૂબ એચએફ ગાય અને ગીર અને જાફરાબાદી ભેંસની અંદર ખૂબ પ્રમાણમાં મસ્ટાઇટિસનો રોગ જોવા મળે છે અને એના હિસાબે ખેડૂત ઘણા બધા નારાજ થઈ જાય છે અને આશળ એમનો ફેલ થઈ જાય છે। सर देखो, थनैला मस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो पशु के आंचल में होती है और ये दो तरह का थनैला होता है सर। इसको हम एक मस्टाइटिस को बोलते हैं सब क्लिनिकल मस्टाइटिस, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। एक होता है क्लिनिकल मस्टाइटिस जो हमें आंखों से फिर दिखाई दे जाता है। तो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस जो होता है उसके ना कुछ दिखता नहीं है वो कैसे है, लेकिन हम उसके कुछ सिम्टम देख के पहचान सकते हैं। जैसे हमारा फैट ऊपर नीचे हो रहा है, हमारे दूध फैट कभी कम आ गया, कभी ज़्यादा आ गया, दूध कम हो जाता है, जो अडर होता है बावला वो कभी कभी हमें गर्म दिखाई देता है, उसका हीट बढ़ जाता, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें हम देख के हमारे पास एक कैलिफोर्निया मस्टाइटिस किट होती है, जिससे हम पशु का थनैला चेक कर सकते हैं और पता चल सकता है कि अभी हमारे पशु को थनैला शुरू हो गया है, जिसकी बिना इंजेक्शन के भी अगर शुरुआत में पता चल गया तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थनैले में हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे तो हमें पशु को नीचे साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, जो बच्चे को जो हम दूध पिलाते हैं वो दूध निकालने के बाद हमें बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तीसरी बात, हमें जो दूध निकालने के बाद भी आंचल को धोना चाहिए। यहाँ हम एक आता है जिसको हम बोलते हैं पीपी, पोटेशियम परमैंगनेट, उससे भी हम पशुओं के आंचल को धो सकते हैं। और तीसरा, पशु देखो सर, इसमें होता क्या है, कोई भी पशु जब दूध निकलता है ना, दूध निकलने के बाद इसमें एक वेन्स होती है जिससे दूध आता है, वो आधे घंटे लगभग खुली रहती है। अब पशु जैसे ही हम दूध निकालेंगे तो उसकी एनर्जी टूटती है, टूटने के बाद पशु बैठने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो बैठ गया अगर आधे घंटे से पहले, तो वो वेन्स खुली हुई है और अंदर से बैक्टीरिया चला जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो उसको थनैला हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि पशु दूध निकालने से के बाद आधे घंटे कम से कम बैठे ना। हम चाहे उसके आगे दाना डालें, उसके आगे चारा डालें, कोशिश करें कि पशु कम से कम आधे घंटे बैठे ना, तो थनैले को कम से कम कर सकते हैं सावधानी रख के। પશુપાલન સર એક બહુ મોટી સમસ્યા છે એ છે રિપીટ બ્રીડર। जी કે રિપીટ બ્રીડરના કેસ વધારે હોય છે, એના હિસાબે પશુપાલકો ખૂબ નારાજ થતા હોય છે। એના વિશે આપ देखो सर, पशुपालन ये संसार में नहीं, भारत में ही रिपीट ब्रीडिंग एक बड़ी समस्या है और वो किसान बिल्कुल भी फायदे में नहीं हो सकता जिसका पशु साल में बच्चा नहीं देता है। पशुपालन में सर तो मिल ही जाएगा, अगर बच्चा हर साल दूध देगा तो दूध तो अपने आप मिल ही जाएगा, लेकिन बच्चा हर साल देना चाहिए। पशुपालन का प्रॉफिट उसी में है। अब रिपीट ब्रीडिंग में सर कुछ ना समस्याएं हैं जो कुछ हमारी तरफ से हैं, कुछ गाय की तरफ से हैं और कुछ एआई टेक्नीशियंस की वजह से भी हो सकती हैं, जो सावधानी नहीं रख पाते हैं। तो उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए। हमें डिवॉर्मिंग प्रॉपर करानी चाहिए, हमें प्रॉपर मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। सर एक्चुअली है कि मिनरल मिक्सचर पशु को, पहले लोग बोल सकते हैं, पुराने लोग के पहले हम मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते थे और पशु ज्ञापन होता था, लेकिन उस समय में और आज में सर प्रकृति बदली है, जमीन बदली है। पहले मिट्टी से मिनरल मिक्सचर जो है हमारे ज्वार बाजरा मक्का इनमें आते थे, जिनसे हमें मिलते थे, हरे चारे से पशुओं को मिलते थे। लेकिन आजकल हम बहुत फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो मिनरल की डेफिशिएंसी वहाँ हुई है, जिसको हमें ऊपर से देना चाहिए। तो हमारे पशु मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे और प्रॉपर डाइट देंगे तो हमारे मिनरल की डेफिशिएंसी पूरी होगी, तो पशु ज्ञापन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पशु ज्ञापन रहेंगे। ब्रीडिंग नस्ल सुधारा विषय आप बोलते हैं। सर नस्ल सुधारने का सब पशुपालन में सबसे अच्छी चीज़ है और उसके बिना कोई भी पशुपालक आगे नहीं बढ़ सकता, उनको नस्ल पे काम करना पड़ेगा। तो नस्ल से सुधारने के लिए दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी नस्ल है और दूसरा हमें किस नस्ल पे जाना है। तो सर अब जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास ये HF की नस्ल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अब हमें इस HF में HF का ही सीमेंट लगवाना चाहिए। तो जब हम HF में अच्छी, इसका हमें पता हो कि इसका दूध कितना है, मान लिया सपोज करो इसका दूध 5000 लीटर है 1 साल का, तो हमें इसमें 7-8 हज़ार लीटर का सीमन लगवाना चाहिए ताकि इसका बच्चा
ज़्यादा दूध दे। फिर आगे जो भी बच्चा आएगा उसमें भी हमें उसी तरीके से रखना चाहिए। अब सर एक दिक्कत और हमारे साथ किसानों की होती है। किसान क्या करते हैं, किसान किसी ने अच्छा सीमन लगवा दिया, मैं सपोज कर रहा हूँ, एक नाम ले रहा हूँ, कोई भी एक्स नाम का एक सीमन लगवाया और सीमन लगवाने के बाद वो बच्चा आ गया और उस एक्स की बच्ची ने बहुत अच्छा दूध दिया, तो किसान के मगज में बैठ गया कि एक्स सीमन था और वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा दूध दिया है, तो उसके मगज में बैठ जाता है और वो एक्स सीमन यूज करने लगता है। कुछ दिन बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जब उसकी वही बछड़ी, उसी की बच्ची गर्मी में आ जाती है। अब किसान को पता है एक सीमन अच्छा है, तो उसी का सीमन एक्स का वो उसकी बेटी में भी लगवा देता है, तो वहाँ से हमारी इनब्रीडिंग हो जाती है और हमारा पशुपालन खराब हो जाता है। तो हमें इनब्रीडिंग से भी बचना है और हमारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो हमारा पशु खड़ा है वो उसकी मदर साइड कौन है, उसकी फादर साइड कौन है, ताकि हम उनको आपस में क्रॉस ना करा पाएँ। इसको भी हम अपने ऐप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और कभी भी पता कर सकते हैं हमारा कौन से पशु की फादर साइड क्या है और मदर साइड क्या है, जिससे इनब्रीडिंग से बचा जा सकता है। સર કૃત્રિમ બીજદાન કર્યા પછી ક્યારે ચેક કરવી જોઈએ અને ક્યારે તેમને એ પછી શું પ્રોબ્લેમ છે તે પણ આપણે એપ્લિકેશન દ્વારા પશુપાલકો સુધી પહોંચાડો છો, તો ક્યારે ગીર ગાય હોય, એચેક હોય કે જાફરાબાદી બફેલો હોય, તેની અંદર ગરમીમાં આવ્યા પછી ક્યારે એને બીજદાન કરવું જોઈએ અને ક્યારે એને પીડી કરવું જોઈએ? सर देखो, गर्मी में बीज कोई भी पशु काविंग होने के बाद, बच्चा देने के बाद 21 दिन में हीट में आ जाता है, लेकिन पहली हीट क्योंकि वो बगाड़ निकलता है हम उसको पहचान नहीं पाते। उसके बाद सर 42 दिन में भी वो हीट में आ जाता है और हमारा जो ऐप है ना सर, वो 42 दिन बाद बताना शुरू कर देता है कि ये पशु हीट में हो सकता है। अभी तक किसान क्या कर रहा था, अभी तक किसान ब्याने के बाद में वेट कर रहा था कि हमारा पशु कब हीट में आएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अब हमारा ऐप क्या करता है, उसको 21वें दिन और 42वें दिन मैसेज भेज देता है कि आपका पशु हीट में आ जाना चाहिए। तो किसान अब जागरूक हुआ है और वो नोटिस करता है कि ये पशु, इसका मतलब साइंटिफिक रूप से हीट में आ जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया। फिर वो डॉक्टर को संपर्क करता है, हमारी टीम को संपर्क करता है, तो फिर वो उसका इलाज कराता है और फिर उसको एआई कराता है। दूसरी बात, आपने पीडी कराई, तो पीडी की सर जो प्रेगनेंसी जांच है वो सर अलग अलग डिपेंड करती है। वैसे 60 दिन में या 90 दिन में हमें करा लेनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि वो 60 दिन की भी बता पाते हैं और कुछ 90 दिन की बता पाते हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस पे करता है, लेकिन हम 60 दिन बाद करा सकते हैं। સાહેબ, આ એક પશુપાલન જાગૃતિ એપ્લિકેશન દ્વારા તમે ખેડૂતોને માહિતગાર કરો છો, તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી સાથે આ હતા નિતારાના હેડ સુશીત કૌશિક સાહેબ. થેન્ક યુ. नमस्कार सर, धन्यवाद।